प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं लगातार ज्ञानवीर बैच के माध्यम से आपको केमिस्ट्री की क्लासेस प्राप्त हो रही हैं। बहुत ही जल्द आपको फिजिक्स की क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएंगी। और केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल यानी कि अष्टक नियम के अपवाद के बारे में बात की थी कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं या ऐसे कंपाउंड है जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। जहां से लुईस ने अपना कॉन्सेप्ट लिया था कोवैलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए नोबेल गैसेस से यानी अक्रिय गैसों से, वो अक्रिय गैस भी क्या करने लग गए, रिएक्ट करने लग गए, जिसमें हमने देखा था कि XeO2 XeF4 इस तरीके से चीजें बन रही थी। और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज भी प्रेजेंट थी, हमारे पास उपस्थित थी, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रही थी। तो इस तरीके से जब लुईस से ये सारे सवाल किए गए कि अच्छा ये बताइए अगर 8 ही रखना चाहते हैं तो फिर ये जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब विस्तारित अष्टक का जो ज्ञान है ये कहां से आ गया और ये मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो लुईस का इसके पास कोई जवाब नहीं था। और फिर इससे एक सवाल लास्ट ये किया गया, ठीक है शेयरिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए साझेदारी होती है, लेकिन वो साझेदारी होती कैसे है तो उसको भी लुईस भाई साहब बताने में असमर्थ है ना। तो आपने ये पढ़ा अब तक के कहानी में कि जो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। बिल्कुल फोकस होकर के देखिएगा क्योंकि जब आपका फोकस हिलता है तभी कहानी गड़बड़ होती है। तो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब हिंदी में बोले तो सहसंयोजी बंध। अब ये जो सहसंयोजी बंध होता है लुईस भाई साहब ने कहा था कि ये किसके द्वारा बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा। किसने कहा था, लुईस ने। लुईस ने ये बोल दिया कि बनेगा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और साझेदारी क्यों होती है तो उसके लिए भी लुईस ने बताया था कि प्रत्येक तत्व अपने बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। फिर ये थ्योरी जब फेल हुई क्योंकि एक्सपेंडेड ऑक्टेट यानी विस्तारित अष्टक आया और ये साझेदारी कैसे होती है, ये साझेदारी कैसे होती है ये जब पूछा गया लुईस से कि ये साझेदारी होती कैसे है तो इसको बताने में भी ये लुईस भाई साहब जो हैं वो आपके क्या हो गए, असमर्थ हो गए। कैसे होती है नहीं बता पाए। अक्रिय गैसें क्यों क्रिया करती हैं ये भी नहीं बता पाए। तो फिर इसको समझाने के लिए हमारे पास कौन आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में VBT के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, VBT के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोले तो संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या बोलेंगे, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, तो संयोजकता बंध सिद्धांत आया और 1954 का केमिस्ट्री का नोबेल जो है 1954, कौन सा, 1954 केमिस्ट्री नोबेल इसी थ्योरी को मिला। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो इस थ्योरी को मिला। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये बात आपको याद रखनी है और आपके सिलेबस में अच्छी तरीके से मेंशन है और बहुत ही बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं समराइज्ड वे में आपको समझाऊंगा। सारी चीजें आपको क्लियर कट समझ में आएंगी, बस फोकस होकर के इधर देखना है और चीजों को नोट डाउन जरूर करना है। आइए शुरुआत करते। तो ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत आया इसने ये बताया, इस कैसे का जवाब संयोजकता बंध सिद्धांत ने दिया तो इसने ये कह दिया इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी आकर्ष होती है वाया ओवरलैपिंग। किसके द्वारा होती है, अति व्यापन के द्वारा होती है। तो इस थ्योरी ने ये बात बोली कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो किसके द्वारा होती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग अति व्यापन के द्वारा होती है। हिंदी में बोले तो ओवरलैपिंग का मतलब है अति व्यापन। ठीक है ना, तो अति व्यापन के द्वारा होती है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक मार्कर है और ये अभी इस वाले हाथ पे है, मैं दोनों हाथ के साथ शेयर करना चाहता हूं तो इसको इसके ऊपर क्या करवा देता हूं, ओवरलैप, दोनों
साथ में हो गए, मतलब साझेदारी हो गई। तो इसने बता दिया क्या कि इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो ओवरलैपिंग के द्वारा होती है। अब ये ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अब जो चीजें हमारे पास ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी वो चीजें अब यहां से एक्सप्लेन होना शुरू होंगी। तो किसको पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। हाँ, ये बात याद रखनी है, ठीक है। आइए अब चलेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। थोड़ी सी जगह है, तब तक यहाँ लिख लेते हैं। हाँ, एक बार मैं देख लेता हूँ सही चीज से चल रही है या फिर नहीं चल रही है, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, गजब दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है, क्या है रिक्वायरमेंट इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वो क्या क्या है उसको पहले देखते हैं। मतलब आवश्यकताएं या फिर इसकी शर्तें क्या है वो देखते हैं, है ना। अगर कोई भी ओवरलैपिंग होनी है तो उसके लिए जरूरी चीजें क्या है, उनके बिना ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो पहले नंबर पे आते हैं, देखिए। तो पहला नंबर है ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। मतलब जो ओवरलैपिंग होती है उसमें आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल जो है वो भाग लेते हैं। हिंदी में बोले तो ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। तो अति व्यापन में जो बाहरी कोष के कक्षक हैं वो भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है, बाहरी कोष के कक्षक। सीधी सी बात है, अगर आपको किसी से हाथ मिलाना है, मतलब ओवरलैपिंग होगी, साझेदारी के लिए आपने हाथ मिलाया, तो आपका हार्ट तो मिलेगा नहीं उससे, किसी से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा ना। आपका ये मिल रहा है, इसकी मिल रही, तो इसका कनेक्शन हो रहा है, तो ये आउटर मोस्ट सेल है। आपके अंदर का आर्गन आकर के उससे नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ये पहली चीज हो गई। देखिए किसी ने मेरे से ये कहा था कुछ थ्योरी लिखवाए नोट कर, देखिए मैं जितना आपको बता रहा हूँ इतनी चीजों से ही आपको पढ़ना, क्योंकि थ्योरी के लिए फिर बहुत किताबें हैं। मेन पॉइंट आपके पास है और सवाल यहीं से बनने हैं, दूसरी जगह से नहीं बनने। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपसे, थ्योरी लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये पहली बात हो गई। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, बोरान। बोरान को आप सब जानते हैं, बोरान इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5, है ना। तो बोरान के पास 1s2 2s2 और 2p2। इसकी बाह्यतम कोष कौन सी है, तो ये, ठीक है, ये बाह्यतम कोष। आप जानते हैं सबसे पहले सेल, फिर क्या होती है सब सेल, फिर क्या होती है ऑर्बिटल, है ना। सेल आता है, सेल को नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, कोष 1 2 3 इस तरीके से। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष, ठीक है। फिर सब सेल, उपकोष आपने देखा 4 तरीके के, S P D F, ये उपकोष हो गए। फिर ऑर्बिटल यानी कक्षक, जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का कमरा क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। तो इस तरीके से आपको देखना। अभी ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसके ऑर्बिटल यानी कक्षक भाग लेंगे किसमें, अति व्यापन में, ओवरलैपिंग में, साझेदारी करते समय। तो ये बात हो गई। तो ये कौन सी सेल है, ये बोरान की कौन सी सेल है, सेकेंड सेल है। कौन सी सेल है, सेकेंड सेल, है ना। फर्स्ट ये हो गई 1s, फिर 2s। सेकेंड सेल पार्टिसिपेट करती है ओवरलैपिंग में, क्योंकि यही क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, मतलब बाह्यतम कोष है। क्या है, बाह्यतम कोष। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर बोरान को अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, साझा करना है, तो उसके बाह्यतम कोष क्या करेगी, भाग लेगी। और बाह्यतम कोष के जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे वही भाग लेंगे। तो आउटर मोस्ट सेल जो है वो भाग लेती है ओवरलैपिंग में, जो अंदर वाले हैं उनसे कोई मतलब नहीं। अब आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, डाल लेते हैं।
हाँ, अगर कोई सवाल पूछना है तो जिस टाइम पे लाइव है क्लास उसी टाइम पे आप लाइव ही देखें, क्योंकि लाइव में लोगों की संख्या कम रहती है। उस टाइम पे आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आपको जवाब मिल जाता है, इसलिए आपको लाइव देखना ज़्यादा ठीक है। बाकी वीडियोस पड़े हुए हैं, क्योंकि कई सारे लोगों की डिमांड आ गई थी। वैसे हमने तो ये अनाउंस किया था कि 30 तारीख के बाद 100 लोगों के अलावा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर कई सारे लोगों ने डिमांड की, तो अब सबके लिए लेक्चर फ्री है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ सभी से कि अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, कंटेंट समझ में आ रहा है, आप किसी भी पेड बैच से इसको मिला लीजिएगा, तो फिर कम से कम टाइम के साथ 9 बजे तक उपस्थित होना नहीं। आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया हमारे पास, फिर सेकेंड पॉइंट, कौन सा पॉइंट ले? सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो भी ऑर्बिटल्स क्या होने जा रही है, ओवरलैपिंग करने जा रही है, जो भी ऑर्बिटल क्या करने जा रही है, ओवरलैपिंग करने जा रही है, उसको क्या होना चाहिए? हाफ फिल्ड होना चाहिए, मतलब वो आधी भरी होनी चाहिए। तो ऑर्बिटल जो भी ओवरलैपिंग करने जा रही है उसकी दूसरी कंडीशन है कि वो क्या हो? हाफ फिल्ड, ठीक है ना? हाँ, तो आधी भरी होनी चाहिए कक्षा, पूरी भरी कक्षा ओवरलैपिंग नहीं करेगी, ये बात ध्यान में रखनी है। अब आधे का मतलब ये नहीं कि 6 रहे तो 3, मतलब फुल फिल्ड नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के कहानी ये है। तो ऑर्बिटल्स व्हिच गोज अंडर ओवरलैपिंग मस्ट बी हाफ फिल्ड, पूरी तरीके से भरी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, मान लीजिए फ्लोरीन है आपके पास, क्या है? फ्लोरीन 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 की जगह 2p5, क्योंकि नया भी है ज्यादा, तो 5 2 7 2 9, ठीक है। ये आउटर मोस्ट सेल हो गई, पहली चीज आप ये जान चुके हैं। ये क्या है? आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। अब ये आउटर मोस्ट सेल है, तो ये वाली तो भाग लेगी ही नहीं ओवरलैपिंग में, तो इसकी तो कहानी खत्म है। अब ये यस वाला देखिए, ये हो गया यस का कमरा, और ये हो गया पी में कितने होते हैं? 3 कक्षा, 1 2 और 3। यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को हमने ये भर दिया। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, ये देखिए खाली है। तो यही क्या करेगी? ओवरलैपिंग करेगी। यही क्या करेगी? ओवरलैपिंग करेगी, मतलब अति व्यापन करेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। मतलब अगर ये भी भरी होती तो ये फिर ओवरलैपिंग नहीं कर पाती, साझेदारी नहीं होती। तो ऑर्बिटल्स व्हिच गोज टू ओवरलैपिंग मस्ट बी हाफ फिल्ड। कोई भी कक्षक जो है, जो अति व्यापन करने जा रही है, वो क्या होनी चाहिए? आधी भरी हुई होनी चाहिए। ये दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सपोज नाइट्रोजन को देखिए, क्या देख लेते हैं? नाइट्रोजन 7 3 बॉन्ड बनाता है ना, ये कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड, ये और ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, है ना? तो 3 बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है ये भी देखते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p3, है ना? 5 और 2 7, तो 3 2 5। इस वाले से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो ओवरलैपिंग में भाग नहीं लगी। आउटर मोस्ट सेल कौन है? दूसरे नंबर वाली है, तो ये हो गई 2। अब 2 का ये एक कमरा हो गया यस का, और ये एक कमरा हो गया पी का। यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये सभी हाफ फिल्ड हैं, तो ये क्या करेगी? ओवरलैपिंग करेगी। अब यही 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे 3 से ओवरलैपिंग कर लेते हैं और 3 बॉन्ड बन जाते हैं ना। एक यन हो रहा है, उसके बाद भी 3, दोनों मिलकर के ओवरलैपिंग कर लिए और क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई। 2 पॉइंट हुए। पहला पॉइंट क्या है कि आउटर मोस्ट सेल मिलेगी, स्किन ही हमारी मिलेगी, इनर ऑर्गन नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर, वही ओवरलैपिंग करेगा जो आधा भरा हुआ होगा। सपोज करिए आपके पास 2 गिलास में फुल पानी है और आप उसको मिलाना चाहते हैं, नहीं मिला पाएंगे, कोई बाल्टी तो नहीं है ना आपके पास,
हाँ, तो नहीं मिला पाएंगे, लेकिन अगर वो आधे भरे हैं तो ही दोनों का पानी आप मिक्स कर लेंगे। तो ये बात हो गई हमारे पास दूसरा पॉइंट। आइए अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। कौन से पॉइंट? तीसरे पॉइंट की ओर। ठीक है, तीसरा देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं। इफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल आर पेयर्ड which goes to overlapping या अंडर गोज टू ओवरलैपिंग, बहुत ज्यादा लैंग्वेज का ध्यान नहीं दीजिए। हाँ, देन प्रमोशनल एनर्जी is used to unpair the electron। मतलब हमारे पास क्या है कि हर तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, पूरे भरे हुए नहीं चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसी कक्षक है हमारे पास जो क्या है, पूरी तरीके से भरी हुई है, किससे? इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होता है कि ऐसे में उनको अनपेयर करने के लिए, ओवरलैपिंग करनी है तो उनको अनपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रमोशनल एनर्जी का यूज करते हैं और उनको अनपेयर करते हैं। समझाता हूँ, एक बार देख लूं चल रहा है चीजें कि नहीं, फिर समझाते हैं। चलिए, बढ़िया, ठीक है। तो ये अनपेयर होते हैं, ठीक है। सपोज कीजिएगा, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस, इधर की तरफ दूरी, ठीक है। इधर की तरफ क्या है? दूरी है। यहाँ पर कोई एक एटम जो है वो रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक एटम, कोई भी आप मान सकते हैं, वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब होता क्या है? देखिए, ये एक एटम, एक दूसरा एटम है वो यहाँ पर, ये भी एक दूसरा एटम। ये दोनों एटम क्या करना चाहते हैं? ओवरलैपिंग करना चाहते हैं। ये एटम धीरे 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 करके इधर आएगा। अब सोचिए, एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब जब ये एटम इधर की तरफ दूर है तो बल कम लग रहा है, दूर है तो बल कम लग रहा है, क्योंकि F बराबर क्या होता है? K(Q1Q2)/r², कूलाम का नियम आराम से पढ़ा है आपने। तो दूरी के साथ ये बल कम लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये ऑर्बिटल पास में आना शुरू करती है, ये एटम पास में आना शुरू करता है, ये एटम पास में आना शुरू करता है, तो क्या होता है कि इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बढ़ना शुरू होते हैं। क्या होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, है ना भाई। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, निगेटिव चार्ज रिपेल कर रहा है, तो वो क्या होते हैं? बढ़ना शुरू होते हैं। और बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा जो है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है, स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो ये कुछ इसका ग्राफ इस तरीके से बनना शुरू होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जहां पर एनर्जी क्या हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा जो है सबसे कम हो जाती, मतलब जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है, दोनों बल क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो गई? सबसे कम, मिनिमम, यानी सबसे कम ऊर्जा है यहाँ पर। सबसे कम ऊर्जा कहाँ पर होगी? जहां पर प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों बल क्या हो जाए? बराबर, ठीक है। वहां पर ऊर्जा सबसे कम होती है और फिर एनर्जी क्या होती है? रिलीज हो जाती है ना। जब ये दोनों बराबर हुए, पास में आए, बल लग रहा था, धीरे धीरे ये पास आए, तो स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है। जब स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है तो वो जो एनर्जी निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोशनल एनर्जी। तो इस तरीके से ये क्या होता है? धीरे धीरे पास में आते हैं, यहाँ पर एनर्जी मिनिमम होती है और क्या होता है? बॉन्ड बन जाता है। तो एटम जब एटम के पास में आता है, क्या होगा? मैंने आपको बताया, एक परमाणु जब दूसरे परमाणु के पास आएगा, एक परमाणु
जब दूसरे परमाणु के पास में आता है तो क्या होगा, इनके बीच में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोशनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करती है, मतलब जोड़े को बिना जोड़े में बदलती है। कैसे बदलती है, अब ये आगे देखेंगे। ये ग्राफ आप याद रखेंगे कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो पास में आने से उनमें से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण। अब जिस टाइम पे आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों का मान बराबर हो जाता है, उस टाइम पे एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। और जब एनर्जी सबसे कम होती है तभी क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन कब हो रहा था, फर्स्ट लेक्चर में ये बताया गया था कि एनर्जी को कम करने के लिए हो रहा था। तो ये बात हो गई हमारे पास। मैं आपको दिखाता भी हूं कि किस तरीके से ये काम होगा। तो आइए इसको अब मिटा लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ ही गई होगी, नहीं आई है तो 2 बार रिपीट कीजिए, आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ये हमारे पास बोरान है। क्या है, बोरान है। इसी का एग्जांपल लिया। अभी क्या था हमारे पास, 1s2 2s2 और 2p1, 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणु क्रमांक है इसका। तो अब देखिए 1s2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये ओवरलैपिंग में भाग ले नहीं रहा। फिर मैंने आपको बताया कि ये 2s2 है, ये 2s है और ये 2p है। इसमें एक ही कमरा होता है और p में 3 होते हैं। ये बात आप तो अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि s, p, d और f, इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। ये 2s हो गया अपने पास और ये 2p हो गया। इसमें इनका नाम भी है, आगे आप पढ़ेंगे, px, py, pz। आप अपने मन से किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए 2s में ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है, और 2p में ये हो गया। तो सबसे पहले एटम की एक आती है ग्राउंड स्टेज। कौन सी स्टेज, ग्राउंड स्टेज। ठीक है, हाँ। तो ग्राउंड स्टेज में अगर आप देखें तो इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बना लेगा, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, पेयर हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई ग्राउंड स्टेज। तो ग्राउंड स्टेज में जो बोरान होता है, बोरान क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यानी 1 बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन बुलाएगा, वो भी पेयर हो जाएगा, कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास एक्साइटेड स्टेज, मतलब जिसको आप बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। इसमें क्या होगा कि ये 2s है हमारे पास, ये 2s है और ये 2p है। 2s में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि ये जब भी एटम पास आएंगे एनर्जी रिलीज होगी और इसको अनपेयर करने के लिए प्रमोशनल एनर्जी काम में आएगी और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। यानी कि जो चीज अब आपको देखने के लिए मिलने वाली है वो कुछ यूं होगी, वो कुछ यूं होगी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इन तीनों में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अनपेयर 3। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, एक्साइटेड स्टेज में 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई। देखिए, तो एक हो गई ग्राउंड स्टेज, एक हो गई एक्साइटेड स्टेज, जो भी ओवरलैप कर रही है। अब ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है, इसमें ये पेयर इलेक्ट्रॉन है। पेयर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए कौन आया, प्रमोशनल एनर्जी आई, और उस प्रमोशनल एनर्जी ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, अनपेयर कर दिया। और अब जो बोरान पहले ग्राउंड स्टेज पे सिंगल बॉन्ड बना रहा था, अब वही बोरान एक्साइटेड स्टेज में ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, हाँ। अब
फिर आपका तो साहब आप 1s से भी ले लो। तो देखिए जब भी ओवरलैपिंग होगा और स्टेज का एक्साइटेशन होगा उस टाइम पे सेल चेंज नहीं होगी। क्या नहीं चेंज होगी? सेल चेंज नहीं होगी, वनली सब सेल चेंज होगी। ठीक है ना? हाँ, ये बात ध्यान रखिए, वनली सब सेल मतलब उपकोष क्या है? चेंज होगा। और जो सेल है वो क्या होगी? रिमेन सेम। एक्साइटेड स्टेज के दौरान ये नहीं है कि आप 3s से इलेक्ट्रॉन को 4s में भेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, रिमेन सेम। ठीक है? तो वनली जब भी एक्साइटेशन होगा तो क्या चेंज होगा? हमारे पास उपकोष चेंज होगा, कोष वही रहनी चाहिए। तो देखिए ये भी क्या है? 2s, ये क्या है? 2s है, और ये भी क्या है? 2p है। 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में गया है, सेल सेम है लेकिन उपकोष चेंज हो गई है। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक पॉइंट बस और है, बाकी फिर इसका काम तमाम हो गया और आप अच्छी तरीके से समझ, ये भी मान लीजिए। आइए, यहां तक की बात बिल्कुल कंफर्म है? कंफर्म है तो एक बार यस कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है? नंबर 4, अब कभी ऐसा होगा भाई साहब, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि जो प्रमोशनल एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने में क्या रह जाए? इलेक्ट्रॉन को अनपेयर ना कर पाए, मतलब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर पाए। तो वहां पर क्या होगा? आइए देखते हैं। तो चौथा नंबर इसी पॉइंट पे है कि इफ प्रमोशनल एनर्जी, जो हमारे पास प्रमोशनल एनर्जी है जो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करवा रही थी, ये क्या है? प्रमोशनल एनर्जी जो है हमारे पास, ये नॉट इनफ, मतलब इनफ नहीं है, नॉट इनफ टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए, मतलब जोड़े से बाहर निकालने के लिए ये क्या है? पर्याप्त नहीं है। तो वहां पर आएगा हमारे पास, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या आएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है? क्या आएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसको आप हिंदी में बोले तो अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या बोलेंगे? अक्रिय युग्म प्रभाव बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अक्रिय युग्म प्रभाव आएगा। और ये अक्रिय युग्म प्रभाव किसमें आएगा इसकी बात हम आगे करने वाले। खैर थोड़ा सा आइडिया अगर मैं दे दूं तो ये है हैवी पी ब्लॉक मेटल्स का सिस्टम। ठीक ना? हैवी पी ब्लॉक मतलब पी ब्लॉक के जो हैवी तत्व हैं उनका क्या है? ये गुणधर्म होगा। तो इसकी बात इनर्ट पेयर इफेक्ट की अगले वाले लेक्चर में करेंगे। अभी आज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात हो रही है। तो यहां तक की बात आप समझिए, जब भी हमारे पास प्रमोशनल एनर्जी क्या होगी? अनपेयर करने में के लिए पर्याप्त नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पर आएगा क्या? अक्रिय युग्म प्रभाव, यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बात हो गई आपकी। ये 4 पॉइंट थे जिसने ये प्रूव किया कि किस तरीके से शेयरिंग होती है। अब आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ब्रीफ आइडिया लेते हैं। ठीक है? तो पड़ोसी इस टाइम पे चला रहे हैं मशीन, थोड़ी समस्या है। आइए अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कार्बन जो है क्या है? कार्बन, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, अभी कुछ नहीं बता रहा। ठीक है ना? कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेज में कितने बॉन्ड बनाए? एक्साइटेड स्टेज और ग्राउंड स्टेज, उत्तेजित अवस्था और निम्न अवस्था में कितने बॉन्ड बनाता है? थोड़ा सा इसको देखते हैं। ठीक है ना? आइए देखिए, कार्बन था हमारे पास, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, 1s2 2s2 2p2। 4 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर कोश में। और इनको अगर आप बनाएं तो देख पाएंगे आप कि 2s में ये हो गया और 2p ये हो गया, इसमें 3। यहाँ पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 2p में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भरे। मतलब इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं?
ये अभी कौन सी स्टेज है? ग्राउंड स्टेज, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेज, जीएस लिख रहे हैं। आपके एग्जाम में जीएस नहीं है, लेकिन सिलेबस में ग्राउंड स्टेज तो है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ग्राउंड स्टेज में कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? जितने अनपेयर उतने बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड ये बना सकता है, इससे ज्यादा बॉन्ड कार्बन नहीं बनाएगा, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेज पे नहीं बना सकता है। फिर इसके बाद, ठीक, तो इसके पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल थी, ये आप जान, जितनी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, मतलब 2 आधी भरी कक्षक है, तो ये खाली कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद यही क्या होता है, दूसरे के साथ एक्साइट होता है। क्या होता है? एक्साइट होता है प्रमोशनल एनर्जी के द्वारा। तो क्या होगा, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वही है, बस कक्षक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या है? 2s, और ये हमारे पास क्या है? 2p। ये 2s है और ये 2p है। इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पहले से भरे हुए। अब क्या हुआ, एक्साइट वाले स्टेज पे इसका तो कोई काम नहीं है ना, ये इलेक्ट्रॉन उठा और यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन उठा और यहाँ पहुंच गया, तो ये हमारे पास हो गया 2s, और ये हमारे पास हो गया 2p, जिसमें सिंगल सिंगल हो गए। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं? 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, और इसीलिए आप अक्सर CH4 और कार्बन की 4 वैलेंसी ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हो गई कि जो कार्बन है वो एक्साइटेड स्टेज और ग्राउंड स्टेज। अगले लेक्चर में अच्छे से इनकी बात होने वाली, यूज होने वाला, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ग्राउंड स्टेज पे कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। एक्साइटेड स्टेज पे कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड बनाएगा। कौन बनाएगा? कार्बन बनाएगा। ये बात बताइए, एक बार इतनी बात समझ में आई है या फिर नहीं आई है? अब देखिए, एक सवाल और आपको देता हूं, अपने से बना करके भरना है, ठीक है, तुरंत बताइएगा, टाइम ज्यादा नहीं देना। क्या है, देखिए, जो सल्फर है, सल्फर, इसको तो जानते हैं, परमाणु क्रमांक 16 होता है। ये क्या क्या बनाता है? तो 3 बनाता है, SF2, SF4 और SF6। तीनों को ये SF6, ये तीनों चीजें बनाता है। कब बनाता है? तो 6 बॉन्ड ये कब बनाएगा? तो ये बात आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको, ठीक है ना। तो 16 हो गया सल्फर। सल्फर मतलब नियान के बाद वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन, मतलब 10 तो नॉर्मल है, फिर 3s2 10 दोबारा, और फिर 3p4 12 4 16। ये 10 की कहानी खत्म है इधर वाला, क्योंकि बाहर वाली कक्षा की भाग लेगी, इसलिए सिर्फ वही लिखा, ठीक है। आप चाहें तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। 10 6 16 हो गया। अब इसके बाद देखिए, तो ये तो नियान वाला हो ही गया, इससे कोई मतलब है नहीं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? 3s2 है और 3p4, इसमें p में 3 हो, ठीक है। अब देखिए, इसमें 2 भरे हुए हैं और इसमें 1 2 3 और 4, ठीक है। 2 हमारे पास क्या है? वैकेंट है ना, 2 वैकेंट है, और इसलिए 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर, तो ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा। तो ग्राउंड स्टेज पे ये कितने बना लिया? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्ड बना लिया, और ग्राउंड स्टेज पे क्या बना? SF2। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेज में 2 बॉन्ड पॉसिबल है। फिर इसके बाद एक्साइटेड स्टेज नंबर 1 आती है। कौन सी आई? एक्साइटेड स्टेज 1 को लाते हैं। अब देखिए, 2s के बाद 2p आता है, 2d नाम की कोई चीज नहीं है, ये मैं आपको विस्तारित अष्टक में बता चुका हूं। लेकिन 3s के बाद 3p आता है, और 3p के बाद 3d भी आता है। तो यानी कि हमारे पास जो अब है वो क्या क्या है कि ये एक s, ये एक p और ये एक d, ठीक है। ये देखो, थोड़ा
ठीक है, डी में 10 हो गया मतलब 5, है ना। अब ये 3s था, देखिए ये 3p है और ये 3d, ध्यान दीजिएगा नहीं तो भटक जाएंगे तो गड़बड़ होगी। अब क्या हुआ, जब एक्साइटेड स्टेज नंबर 1 आएगी तो ये 3p से इलेक्ट्रॉन निकल करके 3d में चला गया, उसी कोर्स में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नेक्स्ट सबसेल में जा सकता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो अब इसके पास कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, तो 4 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक्साइटेड स्टेज नंबर 1 पे ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा, यानी कि SF4 का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद एक्साइटेड स्टेज नंबर जब 2 आएगी, एक्साइटेड स्टेज नंबर 2 आएगी तो देखिए ये कहानी है ही है, ये कहानी है ही है और ये कहानी है ही है। अब की बार क्या हुआ कि इसमें 2 थे, ये एक और एक इसमें जा चुका है। एक्साइटेड स्टेज 2 में ये इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ चला गया, मतलब कुछ यूं कहानी है। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये वाला यहाँ से वहां पहुंच गया, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी एक्साइटेड स्टेज में सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेज, डबल बॉन्ड ग्राउंड स्टेज, 4 बॉन्ड एक्साइटेड स्टेज नंबर 1। इतनी बात बताइएगा क्लियर है या फिर नहीं क्लियर। एक सवाल मैं आपको दे दे रहा हूं, इसको भी आपको करके बताना है, कौन सी एक्साइटेड स्टेज में IF5 का फॉर्मेशन होगा, IF5 कौन सी एक्साइटेड स्टेज में बनेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जिसमें भी हो आपको बताना है, ठीक है। तो ये बात होगी, आइए आगे चलते हैं। अच्छा, यहीं पर एक सवाल ये भी देखिए पूछा जाता है कि जो सल्फर है वो SF4 बनाता है। अभी आपने देखा कि सल्फर क्या है, SF4 बना लेता है। सल्फर क्या करता है, SF4 बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन OF4 नहीं बनाता है, ऐसा क्यों, ठीक है। जबकि ये सभी एक ही फैमिली के तत्व हैं, ऑक्सीजन, है ना, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी एक ही जगह के तत्व हैं। तो देखिएगा ऑक्सीजन के साथ क्या कहानी, सल्फर की कहानी तो आपने देख ली कि 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 1s2 बनता है, 2s2 बनता है और 2p कितना हो गया, 4, 4 2 6 2 8, है ना। इसमें 2s2 हो गया और ये 2p4, चेक हुआ, ये एक और ये एक। अब देखिए 2 बॉन्ड ये नॉर्मल स्टेज पे बनाएगा, लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेज आती है तो 2s के बाद 2p होगा लेकिन 2d नहीं होगा। तो इसकी एक्साइटेड स्टेज में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आगे कोई कक्षक खाली नहीं है कि जिसमें हम इनको भेज करके क्या करवा लें, एक्साइटेड स्टेज में ला लें और अनपेयर करवा लें इलेक्ट्रॉन। तो नो वैकेंट ऑर्बिटल फॉर अनपेयर द इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या होता है, ये इसमें डी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण कि अनपेयर हो पाए इलेक्ट्रॉन, तो OF4 नहीं बनता है। तो सल्फर क्या है, वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तीसरे का है, और मैंने ये कहा था कि जिनमें डी वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो विस्तारित कर लेते हैं अपने आप को, है ना, और यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये नहीं बनता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेम इसी तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है कि PCl3 बनता है, क्या बनता है, PCl3 बनता है, PCl3 बनता है, PCl5 बनता है, लेकिन NCl3 तो बनता है बट NCl5 नहीं बनता है। इसका भी सेम ही रीजन है कि इसके पास डी वैकेंट ऑर्बिटल है, फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है,
सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, जिसके कारण ये क्या, इसमें डी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते, जिसके कारण इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आई। और जब इस तरीके से इसको समझाया गया कि इस तरीके से क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, प्रमोशनल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, फिर वो ओवरलैपिंग के द्वारा क्या किए जाते हैं, साझा किए जाते हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये दो तरीके से होती है। कितने तरीके से होती है, दो तरीके से। एक अक्षीय अतिव्यापन, एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब एक्सिस टू एक्सिस, सामने से हाथ मिलाए इसी एक्सिस पे, तो क्या बनेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग, अक्षीय अतिव्यापन। फिर पार्श्वीय अतिव्यापन, और उससे पहले आप ये जानते हैं कि यह कक्षक क्या होता है, गोलाकार होता है। पी कक्षक क्या होता है, डंबल आकार का। डी का आकार डबल डंबल होता है, और एफ का तो अभी पता नहीं है। तो इस तरीके से जब ये एक पी डंबल आकार वाला और ये दूसरा पी डंबल आकार वाला ओवरलैपिंग कर लेते हैं, तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई हमारे पास, ठीक है ना, एक्सिस टू एक्सिस। तो अब ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी, कौन से कक्षक के साथ, वो हम कब पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर के पढ़ने वाले हैं। और आप एक बात ये बताइएगा, यहां तक की क्लास में कोई डाउट है, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी, सारी चीजें करवाई जाएंगी, बस टाइम का विशेष ध्यान देना है और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना नहीं भूलना है। नंबर 1 का कंटेंट आपको यहां से मिलने वाला है, तो इसको लिखिए। थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो भी आपसे बन रहे हैं उनको करने का प्रयास कीजिए, और आप कुछ दिनों की मेहनत के बाद ये देखेंगे कि मात्र 7 से 8 10 लेक्चर होंगे इसके, और आपके 50 नंबर परीक्षा में 100% पक्के हैं, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जब आपके तैयार होंगे तो आप नंबर भी पाएंगे। और हाई वेटेज टॉपिक इसीलिए पहले लिया है कि टाइम बेशक कुछ लगे, लेकिन आपको वो फायदा पेपर में 100% देगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, और हो सकता है कल आपको फिजिक्स की भी क्लास देखने के लिए मिले। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और जीतते रहिए।